माना की मुश्किल भारी है पर तुझ में क्या लाचारी है। माना की मुश्किल भारी है पर तुझ में क्या लाचारी है। ये हार नहीं दोस्त बाहर की, क्या भीतर से हिम्मत हारी है, क्या भीतर से हिम्मत हारी है। माना की मुश्किल भारी है, माना की मुश्किल भारी है, ये हार नहीं बाहर की है, क्या भीतर से हिम्मत हारी है, क्या भीतर से हिम्मत हारी है। नहीं, भीतर से हिम्मत नहीं हारी है, भीतर से हिम्मत नहीं हारी है। स्वागत है आपका अच्छ लक्ष्य के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो और जो आपके आगामी परीक्षा जीडी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट की जीएस की क्लास में लेकर आऊँगा। तो जीएस की प्रैक्टिस क्लास लेकर मैं आ चुका हूँ और जितने भी जीएस के 15 सब्जेक्ट के आपके 40 दिनों में जो जीडी के पेपर होने वाले हैं जनवरी में, उन सब पर जितने भी आपका टॉपिक दिया हुआ है उन सब पर लगभग मैं आपको 1000 क्वेश्चन से अधिक सारे सब्जेक्ट पर कराऊंगा। विविध आपके सब्जेक्ट आपके, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आकर लड़ें। अपने अक्ष को अपने लक्ष्य पर रखें और अच्छा ये के साथ जुड़कर हमारे साथ जुड़कर अपने परीक्षा को सफल बनाएं। चलिए, जैसा कि ये क्वेश्चन पहला सेट ज्योग्राफी का आएगा, उसके बाद हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री के बाद आपका इकोनॉमी के बाद पॉलिटी और पॉलिटी के बाद फिर विविध। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे हो सकेगा जीडी तक, लगभग जीडी के पूरे सिलेबस क्वेश्चन के माध्यम से कवर करा दूंगा और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया जाएगा। चलिए, ज्योग्राफी की ये पहली सेट है और ये ज्योग्राफी की पहली सेट है जिस पर आपके सामने क्वेश्चन है। ये वीडियो यूपीपीसीएस आप वनडे एग्जाम की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं सब में आपके लिए सहायक होगा। कोई भी क्वेश्चन मॉडरेट, टफ, इजी सभी लेवल के क्वेश्चन पीडीएफ में शामिल किए गए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी वर्ग के बच्चों को इस पीडीएफ से, इस क्लास से आपको फ़ायदा मिल पाए। जो ये पीडीएफ है ये वीडियो लिंक में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनको, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उनको आरोही क्रम में सजाना है। यानी क्षेत्रफल के आधार पर उन राज्यों को उनके आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसी गलतियां हुई हैं। ये है आंध्र प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है उड़ीसा और ये है छत्तीसगढ़। अब आपको ये बताना है कि इनको आरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में इन राज्यों को सजाना है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। ये है आंध्र प्रदेश, फिर से बता दे रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है आपके सामने छत्तीसगढ़। और इन राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर आपको आरोही क्रम में सजाना है। क्वेश्चन सामने है, देखिए। चलिए, उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन टिक कर लिया होगा, उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन टिक कर लिया होगा। चलिए, मैं बता देता हूं आपको इन राज्यों का क्रम, इसका सही उत्तर क्या है। अगर आपने अपना क्वेश्चन टिक कर लिया तो सही उत्तर क्या है, देखिए। भारत के क्षेत्र, अगर हम टॉप 10 राज्यों को देखें, क्षेत्रफल के आधार पर अगर भारत के टॉप 10 राज्यों को देखें तो सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा राज्य आएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आएगा, मध्य प्रदेश के बाद आएगा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा, महाराष्ट्र के बाद आएगा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका आएगा कर्नाटक और कर्नाटक के बाद आएगा आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद आपका आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या होगा, इनमें से जिनमें आंध्र प्रदेश पहले ऑप्शन पर दिया है तो इनमें से कहां पर आंध्र प्रदेश पहले ऑप्शन पर दिया है, चौथा वाला, तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। आरोही क्रम में सजाना है तो पहला, सबसे पहले क्या लगाएंगे, आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहला क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, सही, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, तो किस ऑप्शन पे दिया, ऑप्शन नंबर 4 डी। सही जवाब क्या होगा, डी। क्यों, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला आंध्र प्रदेश, पहला क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद क्या होगा, उड़ीसा। यानी 1 4 1 1 4 1 4, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 3 2, तो सही उत्तर क्या होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में सबसे ऊंचा कौन सा पठार है? भारत में सबसे ऊंचा कौन सा पठार है? भारत में सबसे ऊंचा कौन सा पठार है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख का पठार या बाघेलखंड का पठार? तो बच्चे भारत के पठारों के अगर आप देखेंगे, अगर आप भारत के पठारों को देखेंगे तो भारत के पठारों को, आपको सारे पठार मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। भारत के पठारों को अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो भारत के पठार आप यहाँ देख सकते हैं और फिर यहाँ से आप उत्तर निकाल सकते हैं। ये देखिए भारत के पठार, यहाँ एक पठार है, ये है दक्कन का पठार जो लावा से निर्मित है। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है, ये दक्कन का पठार है। यहाँ एक पठार है, दक्कन के पठार का हिस्सा कर्नाटक का पठार। यहाँ एक पठार है जिसका नाम है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। यहाँ एक पठार देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा दंड का रण पठार। यहाँ एक पठार होगा छोटा नागपुर। यहाँ एक पठार होगा हजारी रांची का पठार। यहाँ एक पठार होगा हजारीबाग का पठार। यहाँ होगा बेटा मालवा, यहाँ होगा बाघेलखंड, यहाँ होगा बुंदेलखंड। यहाँ एक पठार मिलेगा आपको कच्छ का पठार, यहाँ मिलेगा मेघालय का पठार और यहाँ मिलेगा बेटा आपको लद्दाख का पठार। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो क्या है? लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? लद्दाख का पठार है। इनमें बेटा दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है और मालवा का पठार त्रिभुजाकार है। दक्कन और मालवा का पठार कैसा है? त्रिभुजाकार है। जो कच्छ का रण का पठार है, जो कच्छ का रण का पठार है, ये कच्छ के रण का पठार जो है ये बी जोन में स्थित है, भूकंप के दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है। तो सही उत्तर क्या होगा? लद्दाख का पठार। सही उत्तर क्या होगा? लद्दाख का पठार। अगला सवाल, ये सब आपके जीडी और वीडियो यूपीपीसीएस प्री के लिए जितने भी सवाल हैं प्रीवियस ईयर के वो सब शामिल किए गए हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं हैं जो पहले से आपने रट रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको चेक कर कर आप हमारे साथ जुड़कर अपने नॉलेज को नाप सकते हैं कि अब तक आपने क्या पढ़ा है। और बहुत ही जल्द ये जैसे प्रैक्टिस समाप्त होगा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जीएस की फाउंडेशन क्लास। उसमें मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री का जीएस की फाउंडेशन क्लास पढ़ाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के, ये जलवायु का एक क्वेश्चन आ गया है बच्चे। अभी जो टॉपिक चल रहा है ये भारत का भू आकृति चल रहा है, भारत की भू आकृति और भारत का समान परिचय। ये जलवायु से एक क्वेश्चन आ चुका है। हालांकि बता देते हैं आपसे, जलवायु जब आपको जब जलवायु पे सवाल लेंगे तो इसका बहुत विस्तृत व्याख्या हम लोग करेंगे। अल नीनो बच्चा एक गर्म जलधारा है जो पेरू से चलती है। पेरू से अगर आप कभी साउथ अमेरिका को देखेंगे, ये पर साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ एक देश है पेरू। यही पेरू से बेटा समान तापमान में जब 3 से 5% की वृद्धि हो जाती है तो यहाँ से जो एक करंट गर्म जलधारा चलती है उसका नाम है अल नीनो। और बच्चे गर्म जलधाराएं क्या काम करती हैं? गर्म जलधाराएं क्या काम करती हैं? गर्म जलधाराएं देखिए एक सिद्धांत काम करता है। जब भी आपको वाटर को वेपर में बदलना होगा, जब भी आपको वाटर को वेपर में बदलना होगा तो वाटर को वेपर में बदलने के लिए आपको बेटा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, जिसे आप वाष्पन कहते हैं। और जब भी आपको वेपर को यानी वाष्प को वाटर में बदलना होगा तो बेटा फिर क्या करना पड़ेगा? आपको तापमान घटाना पड़ेगा। जब वेपर वाटर में बदलता है यानी जब वाष्प जल में बदलता है तो इसी क्रिया को कहते हैं संघनन और इसी से होती है वर्षा। बेटा जब अल नीनो आएगा तो ये क्या करेगा? ये क्या काम करेगा? ये कंडेंसेशन नहीं होने देगा, संघनन नहीं होने देगा और वर्षा नहीं होगी। ठीक, ये जलवायु में इसकी हम विस्तृत व्याख्या वहां पर करेंगे। आगे देखिए अगला सवाल, कह रहा जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? मतलब जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? जब हिमालय की आप यात्रा करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई क्या देगा? तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा बच्चे? जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो नदियां उतरेंगी। नदियां बेटे क्या काम करेंगी? तराई क्षेत्रों में गहरे गड्ढों का निर्माण।
हिमालयी क्षेत्र से जब नदियां उतरेंगी तो तराई क्षेत्रों में क्या करेंगी, गहरे गड्ढों का निर्माण। और जब ये गहरे गड्ढों का निर्माण नदियां कैसे करेंगी, जब वो कैसे होंगी, घुमावदार नदियां होंगी, मोड़दार नदियां होंगी, घुमाव वाले क्या होंगी, नदियां होंगी। और ये नदियां बच्चे जहां जाएंगी तो क्या बनाएंगे, भूस्खलन के लिए गहरे ढाल। ये नदियां जब काटेंगी तो भूस्खलन के लिए क्या बनाएंगी, गहरे ढाल। तो देखिए ये वाला ऑप्शन है भूस्खलन के लिए गहरे ढाल, यानी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, यानी सही उत्तर क्या होगा, डी। अगला सवाल, अगला सवाल ये सामने देखिए, कह रहा IST यमोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये ई का मतलब है बेटा पूरब, EL। देखिए देशांतर रेखाएं बेटा दो तरीके से फैली हैं, कुछ इस तरह। इधर जो देशांतर है इसे कहते हैं EL यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इधर जो देशांतर पड़ेगा इसे कहते हैं WL यानी वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक, अब ये है जीरो देशांतर जिसे आप प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। यह है जीरो देशांतर जिसे आप प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। अब बेटा इधर इधर कितना होगा 180, इधर कितना होगा 180, तो दोनों तरफ कितना होगा 180 होगा, इधर भी 180 और इधर भी 180। ठीक, तो 180 इधर भी होगा। तो बच्चे इधर जब 180 है तो वह भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री है। अब पूरब है कि पश्चिम है, अगर ये जीरो है, इसी जीरो पर बेटा लंदन में स्थित है GMT, इसी जीरो पर स्थित है बेटा लंदन में क्या GMT, इसी जीरो पर लंदन में क्या स्थित है GMT। तो भारत का मानक समय GMT से कितना डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री क्या है आगे है। कितने डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री आगे है। अब ये 82.5 डिग्री बेटा एक देशांतर में होता है 4 मिनट, तो 82.5 देशांतर में कितना होगा 330 मिनट, 330 मिनट। तो GMT से कितना आगे है, 330 मिनट आगे है। कितना डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री आगे है। कितना घंटे आगे है बेटा, 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। सवाल ये नहीं पूछा है, सवाल ये पूछा है आपसे कि ये जो ये है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो 82.5 डिग्री बेटा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक राज्य क्या होगा, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा जिस राज्य के साथ साझा करता है उसे मध्य प्रदेश कहते हैं। तो अगला गुजरेगा बेटा कहाँ से, मध्य प्रदेश से गुजरेगा। और मध्य प्रदेश को काट कर बच्चे 1 नवंबर सन 2000 को बनाया गया छत्तीसगढ़। तो एक गुजरेगा कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। एक गुजरेगा छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ के नीचे जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के जब नीचे आएंगे आप तो दिखेगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बेटा जब नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, आंध्र प्रदेश। और ये भारत का मानक समय रेखा बेटा जहाँ से लिया गया है ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है बेटा मिर्जापुर। कुछ किताबों में लिखा हुआ बच्चे नैनी, गलत लिखा हुआ है। 1906 से पहले, 1906 से पहले जब भारत का मानक समय रेखा बेटा 1906 से पहले जब भारत का मानक समय रेखा था 80 पूर्वी देशांतर, तब वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता था। लेकिन 1906 के बाद जब भारत का मानक समय रेखा बनाया गया 82.5 पूर्वी देशांतर, तो वो मिर्जापुर से होकर गुजरता है। मिर्जापुर में एक चौराहा है जिसका नाम है अमरावती चौराहा। इसी अमरावती चौराहे पर लगा है बेटा IST का बोर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का बोर्ड। तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब अपने सवाल पर आते हैं। देखो पहला लिखा है बेटा उत्तराखंड, नहीं उत्तराखंड से नहीं गुजरेगा। उत्तर प्रदेश से गुजरेगा जी गुजरेगा, छत्तीसगढ़ से गुजरेगा गुजरेगा, आंध्र प्रदेश से गुजरेगा गुजरेगा। लेकिन पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या दिया है, उत्तराखंड दिया हुआ है। जिसमें उत्तराखंड दिया वो ऑप्शन क्या करेंगे, काट देंगे। ऑप्शन नंबर सी पर भी क्या दिया हुआ है, उत्तराखंड दिया हुआ है, तो इसको भी काट देंगे। तो फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश से गुजरता है जी गुजरता है, झारखंड से नहीं, झारखंड से नहीं गुजरता, उत्तराखंड से गुजरता नहीं। फिर ऑप्शन आपके सामने बचा क्या है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए आप, अपनी कॉपी पर इनके आंसर लिखिए और फिर देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आगे, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है।
पाल घाट जो दर्रा है ये कह रहा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। बेटा अगर आप पश्चिमी घाट देखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ पश्चिमी घाट, ठीक से देखिए, यहाँ है बेटा ये है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत को कर्क रेखा के नीचे वाला जो भारत है ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन तरफ पानी से क्या हो, घिरा हो, जमीन का ऐसा भाग जो तीन तरफ पानी से घिरा हो, क्या हो, प्रायद्वीप है। तो इधर बेटा क्या मिलेगा, अरब सागर, इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी, यहाँ मिलेगा आपको अरब सागर, यहाँ है अरेबियन सी, यहाँ है बेटा बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। नीचे तो ये क्या है, एक प्रायद्वीप है। तो जब आप पश्चिमी घाट को बच्चा देखेंगे तो पश्चिमी घाट विस्तृत है यहां से। पश्चिमी घाट उड़ीसा में महानदी बेसिन से लेकर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक है बेटा। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक है। और ये नीलगिरी पहाड़ियां बच्चा, नीलगिरी पहाड़ियों तक है। पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबा है और इस लंबाई के साथ ये हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक 1600 किलोमीटर विस्तृत है और इस लंबाई के साथ ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे बच्चा जब आप देखेंगे तो एक पहाड़ी मिलेगा अन्नामलाई पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे मिलेगा अन्नामलाई पहाड़ी और यही नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच जो ये जगह है, ये जो पास है, इसी का नाम है बेटे पाल घाट दर्रा। यही गलत दर्रा है क्या, पाल घाट दर्रा। तो सही जवाब क्या होगा, देखिए नीलगिरी और काराकोरम, नहीं ये गलत है, नीलगिरी और अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर बी बेटा नीलगिरी पहाड़ियां भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है बच्चे। और जो अनाई मुड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है अनाई मुड़ी और ये अनाई मुड़ी 2695 मीटर ऊंचा है और 2695 मीटर ऊंचाई के साथ बच्चे ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, साथ में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है बेटा, और ये अन्नामलाई पहाड़ियों की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आपके सामने दिया हुआ है दर्रा और आपको सजाना है दर्रे और राज्य। दर्रे और राज्य, तो पहला दर्रा दिया हुआ बच्चे जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, जयलेपला सिक्किम में, नीति बेटा उत्तराखंड में, बारालाचा बेटा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। तो मिला लीजिए अब आप, जोजिला कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में, यानी 1 का 4, ये दोनों ऑप्शन अब नहीं हो सकते। आप ऑप्शन को निगलेक्ट करना देखिए। अगर आपको सब नहीं आता तो आप जैसे आपको पता है कि जोजिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, अब इसमें ऑप्शन नंबर 2 पर दिया है, यानी 1 का 4 होना चाहिए, 1 का 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 पर 2, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब या तो ए होगा या तो सी होगा। तो जोजिला जम्मू कश्मीर, उसके बारालाचा हिमाचल प्रदेश। तो इसका मतलब ये है कि बी थर्ड पर होना चाहिए। बी थर्ड किस पर है, सी वाले ऑप्शन पर। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ठीक, अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा भारत की विशेषता, निम्नलिखित राज्यों की विशेषता। एक राज्य दिया हुआ है जिसकी आपको विशेषता बतानी है। राज्य दिया हुआ है और उस राज्य का विशेषता बतानी है। विशेषता नीचे लिखा हुआ है और आपको राज्य की पहचान करना है। विशेषता लिखा हुआ है, आपको राज्य की पहचान करना है। विशेषता है, राज्य की पहचान करना है आपको। देखिए पहला विशेषता क्या दिया हुआ है, कह रहा है उसी अक्षांश, यहां अक्षांश होना चाहिए, उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। उसी स्थान पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। 80% अधिकांश भाग वन आवर्तित है। 12% से अधिक वन क्षेत्र हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से राज्य का यह विशेषता है। तो ये बच्चे ये किसकी विशेषता है, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की विशेषता है। आगे, पूरब की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में, यहां किस होना चाहिए, किस एक में रिफ वैली
निम्न डाउन बेटा, रिफ वैली भ्रंश घाटी पूरब की ओर। देखिए भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियों को अगर आप देखेंगे, भ्रंश घाटी से बहने वाली अगर आप नदियों को देखेंगे तो भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है बच्चा नर्मदा, जो बहती है किन दो श्रेणियों के बीच? विंध्या और सतपुड़ा के बीच। इसके बाद बच्चे नीचे एक नदी बहती है ताप्ती, जो ये सतपुड़ा है, फिर से बना के दिखा देते। विंध्या और सतपुड़ा ये बच्चे प्रायद्वीपीय भारत हैं, और यहां आपको दिखाई देगा एक पर्वत, और नीचे एक पर्वत दिखाई देगा यहां, और इसके नीचे एक पर्वत दिखाई देगा आपको यहां। अब इसके बीच में एक नदी बहेगी, ये एक नदी बह रही बेटा जिसका नाम नर्मदा है, ठीक, और ये एक नदी बह रही है जिसका नाम ताप्ती है। ये पर्वत श्रेणी है बेटा विंध्या, ये है सतपुड़ा, और ये है बच्चे अजंता, ये है अजंता। नर्मदा बहती है बिंद और सतपुड़ा के मध्य, ये भी भ्रंश घाटी से। ताप्ती या तापी बहती है सतपुड़ा और अजंता के मध्य, ये भी भ्रंश घाटी से। लेकिन बच्चा सवाल ये नहीं पूछा है, कह रहा पूरब की ओर बहने वाली नदियां, पूरब की ओर। तो पूरब की ओर बहने वाली नदियों में जो भ्रंश घाटी से बहती है बच्चा, यहां आप ऐसे देखेंगे, यहां पर है छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार में छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है पलमू, और उसी पलमू से दामोदर नदी निकलती है, जिसे पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक। भारत में सबसे अधिक कोयला इसी दामोदर नदी बेसिन में पाया जाता है। सही जवाब क्या होगा? दामोदर। सही जवाब क्या होगा? दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना वन जलवायु अधिकांश कहाँ मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय सवाना, देखिए बच्चा उष्णकटिबंधीय, जब कभी आप जलवायु का डिसीजन करेंगे, जब आप जलवायु का निर्धारण करेंगे, तो यह है भूमध्य रेखा, यह है कर्क रेखा, यह है मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। इनके बीच की जो जलवायु है बच्चे, ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इनके बीच की जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय। इसके बाद बेटा ये है 66.5 आर्कटिक वृत्त, और ये है 66.5 अंटार्कटिका वृत्त। इसके बीच वाली जलवायु बेटा होगा क्या? शीतोष्णकटिबंध, और इसके ऊपर क्या होगा? शीतकटिबंध। इसके ऊपर क्या होगा? शीतकटिबंध। अब जरा देखिए, भारत का अगर आप लोकेशन देखेंगे, भारत का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये है कर्क रेखा। अभी आपने जाना कर्क रेखा के नीचे वाला जलवायु कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय होता है। अब इसने कहा है राजस्थान उष्णकटिबंध में मिलेगा, जी नहीं। कह रहा राजस्थान नहीं, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर है। जम्मू कश्मीर, जी नहीं। ये कहाँ मिलेगा? शीतोष्णकटिबंध में। जम्मू कश्मीर कहाँ मिलेगा? शीतोष्णकटिबंध में। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, जी नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। फिर क्या? प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला पार्ट बच्चा, प्रायद्वीपीय पठार, ये कहाँ से मिलेंगे? ये मिलेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु में। प्रायद्वीपीय पठार किधर मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय जलवायु में। अगला सवाल कह रहा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? बच्चा देखिए, ये है, ये वाला है पश्चिमी घाट, और इधर असतत रूप में विस्तृत है उड़ीसा में महानदी से लेकर, उड़ीसा में महानदी से लेकर यहाँ पर बेटा ये है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। उड़ीसा में नीलगिरी पहाड़ी, सॉरी, उड़ीसा में महानदी बेसिन से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी घाट का भी विस्तार है, लेकिन ये असतत रूप में है। ये कैसा है? असतत है, आक्रमिक है। और महाराष्ट्र में ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। इसका मतलब नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। जिसकी सबसे ऊंची चोटी अभी बताया था क्या है? दोदा बेटा। जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है बेटा? दोदा बेटा। और अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाई मुड़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियां। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक भारतीय द्वीप में सक्रिय? देखिए बेटा, भारत में दो ही ज्वालामुखी हैं। भारत में दो ही ज्वालामुखी हैं। एक आपको मिलेगा एक तरफ, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। अगर आप अंडमान निकोबार को देखेंगे तो कुछ इस तरह आपको अंडमान निकोबार दिखाई देगा,
कुछ इस तरह। ये पड़ेगा उत्तरी अंडमान, यहां पड़ेगा बेटा मध्य अंडमान, इसके नीचे आप आएंगे तो आपको पड़ेगा दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के जब आप नीचे आएंगे, दक्षिणी अंडमान के नीचे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान के जब बेटा नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको कार निकोबार। कार निकोबार, कार निकोबार के बाद बेटा मध्य निकोबार, मध्य निकोबार के बाद बेटा ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार है। जब आप उत्तरी अंडमान के पूरब देखेंगे तो आपको एक ज्वालामुखी दिखाई देगा जिसका नाम होगा नारकोंडम, और नारकोंडम भारत की एकमात्र निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम भारत की एकमात्र निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और जब आप दक्षिणी अंडमान के पूरब देखेंगे तो यहां आपको एक ज्वालामुखी दिखाई देगा जो इसका नाम होगा वैरन द्वीप, और वैरन द्वीप भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वैरन द्वीप भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहां आपको बता दें कि दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और ग्रेट निकोबार में बेटा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच एक चैनल स्थित है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल, जो बेटा क्या करता है अंडमान और निकोबार को क्या करता है अलग, जो अंडमान और निकोबार को क्या करता है अलग। और अंडमान निकोबार की बेटा सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है, और अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरतम द्वीप लैंडफॉल है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार के जब आप नीचे जाएंगे तो इंडोनेशिया का एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम होगा सुमात्रा द्वीप, जिसे मसालों का द्वीप कहा जाता है, और ये अलग होते हैं आपस में किसके द्वारा, ग्रेट चैनल द्वारा। ये आपस में अलग होते हैं किसके द्वारा, ग्रेट चैनल द्वारा। तो सवाल पर आइए, क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बेटा कौन सा, वैरन द्वीप। वैरन द्वीप क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे सवाल, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी क्या है। अभी आपको बताया व्याख्या करते हुए नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी क्या है। नीलगिरी पहाड़ियों की बेटा सर्वोच्च चोटी क्या है, तो अभी बताया था आपको क्या है, अनाई मुड़ी। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाई मुड़ी, और ये कहाँ स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी में, और इसकी हाइट कितना है 2695। और यही नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियों की पूछा है बेटा, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी बेटा क्या है, दोदा बेटा। यह है बेटा 2637 मीटर, कुछ जगह मिलेगा आपको 2636 मीटर। ये जो दोदा बेटा है बे, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और जो अनाई मुड़ी है बच्चे, अनाई मुड़ी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई पहाड़ी में है, और दोदा बेटा किस में है, नीलगिरी पहाड़ी में है। सही उत्तर क्या होगा, दोदा बेटा। अगला सवाल कह रहा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में देश की प्राचीनतम शैली है। प्राचीनतम शैली, देखिए बेटा ये है भारत की भूगर्भिक संरचना से सवाल, प्राचीनतम शैलियां किस में पाई जाती हैं, जो सबसे प्राचीन है। देखिए जो सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं उन्हें कहते हैं आर्कीनियन क्रम की चट्टानें। आर्कीनियन, जब ये आर्कीनियन क्रम की चट्टानें बेटा रूपांतरित हो जाती हैं, जब इनका अपरदन हो जाता है तब ये बदल जाती हैं धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। जैसे अरावली, भारत में सबसे अधिक खनिज बेटा धारवाड़ क्रम के चट्टानों में ही पाए जाते हैं। सबसे अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और जब ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन व निक्षेपण हो जाता है तब ये बदल जाते हैं बेटा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। और कर्नाटक में एक जिला है कुड़प्पा, तो यही सबसे क्या है, प्राचीन शैलियाँ हैं। कर्नाटक की कुड़प्पा जगह एक है। इसके बाद कुछ चट्टानें हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, अरावली भारत की जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों से निर्मित है। अरावली धारवाड़ क्रम के चट्टानों से ही निर्मित है। आगे, हिमालयी दर्रा सिपकला निम्नलिखित में से किस एक में व्यवस्थित है या किस में है। सिपकला
बच्चे भारत के दर्रे आप देख लीजिए। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा किसमें स्थित है? कह रहा सिपकिला दर्रा सतलज घाटी में बेटा स्थित है। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? सतलज घाटी में। सतलज नदी बच्चा सिपकिला दर्रे के सहारे ही भारत में क्या करती है? प्रवेश। सतलज नदी सिपकिला दर्रे के ही सहारे भारत में करती है प्रवेश, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में राकसताल या राक्षसताल झील से। आगे अगला सवाल है आपके बोर्ड पर, निम्नलिखित में से उच्चावच आकृतियों पर विचार कीजिए तथा पर्वत श्रृंखलाएं। अब आपको इनमें क्या करना है? विचार करना है। कैसे विचार करना है? इनको बेटा क्या काम करना है? इनको आपको सजाना है। कैसे? दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है आपको। इन पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। तो अगर आप हिमालय जब आप पढ़ेंगे, जब आप हिमालय का अध्ययन करेंगे तो वहां कुछ पाएंगे। देखिए, हिमालय के उच्चावच के आधार पर बेटा ये हिमालय पड़ेगा आपको ट्रांस हिमालय, ये हिमालय पड़ेगा बच्चा ट्रांस। ट्रांस के नीचे जब आप आएंगे तो आपको एक हिमालय पड़ेगा महान, और महान के नीचे जब आएंगे बेटा तो पड़ेगा लघु, और लघु के जब नीचे आएंगे बेटा तो पड़ेगा क्या? शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां। अब इस हिमालय में इनमें कुछ श्रेणियां हैं। जैसे ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं बच्चे। ऊपर जब आप आएंगे तो एक श्रेणी पड़ेगा काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के नीचे जब आप आएंगे तो लद्दाख दिखेगा, और लद्दाख के जब नीचे आएंगे तो आपको जास्कर श्रेणी दिखेगा। यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर इसके नीचे जब लघु हिमालय में आएंगे तो यहां दिखेगा बेटा पीर पंजाल, पीर पंजाल, और यहां दिखेगा बेटा क्या? धौलाधर, धौलाधर। यानी हिमालय की अगर आपको श्रेणियां याद करनी हो, श्रेणियां, तो इनको आप कैसे याद करेंगे? इनको याद करने का एक तरीका है कलज। कलज मतलब काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर याद करेंगे आप पीडीएस, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। अब इनका दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है? इनका दक्षिण से उत्तर क्रम कुछ ऐसे है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। अब आप इनको दक्षिण से उत्तर सजाना है तो शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ध्यान दीजिएगा, इसी काराकोरम में भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है, और इसी काराकोरम में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भी स्थित है। अब सवाल देखें आप, उत्तर से दक्षिण सजाना है आपको। इसको किधर सजाना है? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले दक्षिण से उत्तर की ओर आपको इसमें जाना है। दक्षिण से उत्तर की ओर बेटा जाना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब आप जाएंगे तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या मिलेगा? लद्दाख। सबसे पहले क्या मिलेगा? जास्कर। जास्कर के बाद आएंगे क्या मिलेगा? लद्दाख। लद्दाख के बाद जाएंगे क्या मिलेगा? काराकोरम। यानी सही जवाब क्या होगा? 1 2 3। 1 2 3 किसी ऑप्शन में दिया हुआ। अगर हम दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो मिलेगा क्या? जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। यानी सबसे पहले लद्दाख, सबसे पहले जास्कर, उसके बाद क्या पड़ेगा? उसके बाद फिर पड़ेगा क्या? लद्दाख। लद्दाख के बाद बच्चे क्या पड़ेगा? काराकोरम। यानी 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4 ये सवाल है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, चलिए श्रेणियां समझ गए होंगे। अभी यह देखिए आप, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? अब आप ये महान हिमालय की कुछ चोटियां हैं, पूरब से पश्चिम, ये चोटियां सजाना महान हिमालय की चोटियां हैं बेटा। ये महान हिमालय की चोटियां जिनको आपको पूरब से पश्चिम की सजाना है। तो मैं महान हिमालय में आपको चोटियां दिखाता हूं। आपको देखिएगा, अगर आप महान हिमालय में चोटियां देखेंगे, जब आप महान हिमालय की, क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब महान हिमालय का विस्तार कुछ ऐसे देखेंगे आप। ये क्या काम करेगा? महान हिमालय, जम्मू में एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ पर्वत। यहां से यहां तक हिमालय ये 2500 किलोमीटर विस्तृत है। यहीं पर बेटा ये वाला जो चोटी है इसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट, एवरेस्ट के इधर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा मकालू। मकालू के इधर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कंचनजंगा। कंचनजंगा के इधर जब आप जाएंगे तो नामचा बरुआ पर्वत।
इधर आएंगे तो आपको दिखाई देगा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद इधर आएंगे तो आपको मिलेगा धौलागिरी, धौलागिरी। धौलागिरी के इधर आप आएंगे तो आपको मिलेगा नंदा देवी। नंदा देवी के इधर आप आएंगे तो आपको मिलेगा कामेट। कामेट को थोड़ा नीचे आप आएंगे तो यहां दिखाई देगा आपको त्रिशूल, दूनगिरी वगैरह। ये यहां तक बेटा ये स्थित है नेपाल में, ये स्थित है बच्चे उत्तराखंड में, और ये वाला स्थित है कंचनजंगा स्थित है, ये नेपाल और सिक्किम के सीमा पर स्थित है। ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा फाउंडेशन बैच में तो इन सबको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था। क्वेश्चन में कहा था कि पूरब से पश्चिम, पूरब से सजाना है पश्चिम की ओर। तो एवरेस्ट के बाद क्या पड़ेगा? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद क्या पड़ेगा? धौलाधर। धौलाधर के बाद क्या पड़ेगा? नंदा देवी। नंदा देवी के बाद क्या पड़ेगा? कंचनजंगा। सवाल देख लीजिए आपका सामने है, ये क्वेश्चन है आपके। देखिए एवरेस्ट, कंचनजंगा नहीं, सजाना कैसे है? ये कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से जाना है पश्चिम की ओर जाना है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो एवरेस्ट नहीं, कंचनजंगा तो पूरब पूरब पड़ जाएगा, तो गलत हो गया। कंचनजंगा धौलागिरी गलत हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है? एवरेस्ट कंचनजंगा, जी सही, गलत जवाब। ये भी गलत जवाब हो गया, क्योंकि एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा तो किधर पड़ जाएगा? एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा तो पूरब पड़ जाएगा, और आपको किधर सजाना है? पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम की ओर जाना है। तो एवरेस्ट पड़ेगा, अन्नपूर्णा पड़ेगा और धौलाधर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही जवाब। क्या सही जवाब है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल देखें। यदि किसी पोत को कोचीन से, यानी कोचीन और चेन्नई को जोड़ने की बात कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से यदि किसी पोत को कोची से चेन्नई जाना हो तो वो श्रीलंका घूमकर जाना पड़ता है, ऐसा क्या कारण है कि श्रीलंका घूमकर जाना पड़ता? पाक जलदमरूसन नहीं काम करता। बेटा देखिए पाक जलदमरूसन क्या है? यह एक काफ़ी उथला भाग है, तो बड़ी जहाज़ें वहाँ से गुजर नहीं सकती हैं। ये काफ़ी उथला भाग है, तो बड़ी जहाज़ें वहाँ से गुजर नहीं सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश पाक जलडमरू संधि से जुड़ा हुआ है? तो बच्चे कौन? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। देख लीजिए पाक जलडमरू संधि, ये जब आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले एरिया में, तो यहाँ बच्चे पड़ेगा आपको श्रीलंका, और यहाँ बेटा पड़ेगा आपको एक द्वीप, एक ब्रिज जिसका नाम है बेटा आदम ब्रिज। और इस आदम ब्रिज पर बेटा, इस आदम ब्रिज पर आपको यहाँ एक द्वीप मिलेगा। इस द्वीप का नाम होगा पंबन द्वीप, और इसी पंबन द्वीप पर स्थित मिलेगा आपको रामेश्वरम। इसी पंबन द्वीप पर मिलेगा आपको रामेश्वरम, और इसी पंबन द्वीप पर मिलेगा आपको धनुषकोट, धनुषकोट। और यहीं पर बच्चे, यहीं पर मिलेगा आपको पाक की खाड़ी, और यहीं मिलेगा पाक जल संध। जो पाक की खाड़ी और इधर वाले एरिया में पड़ेगा बच्चे मन्नार की खाड़ी, ये वाला एरिया पड़ेगा मन्नार की खाड़ी। पाक जल संध भारत और श्रीलंका को सेपरेट करता है, यानी अलग करता है, और मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को क्या करता है? जोड़ता है। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य होगा। अगला सवाल, और ये आज का लास्ट सवाल है। ज्योग्राफी पे लगभग हम लोग 5-6 क्लासेस लेंगे, 5-6 क्लास इतिहास पर लेंगे, और लगभग पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। चलिए अगला सवाल देखिए। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्यों की 7 बहनों में शामिल नहीं? 7 सिस्टर। देखिए बेटा 7 सिस्टर स्टेट पूछ रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पश्चिम बंगाल बेटा पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में बेटा कौन कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर राज्यों में बच्चे 7 राज्य हैं। अगर आप पूर्वोत्तर भारत का मैप देखोगे तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह। इसमें 7 राज्य हैं। देखिए कौन कौन से राज्य हैं इसमें? 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में। अरुणाचल प्रदेश मिलेगा बच्चा आपको, अरुणाचल प्रदेश होगा पूर्वोत्तर भारत में। अरुणाचल प्रदेश के बाद बच्चे आपको मिलेगा नागालैंड, भी पूर्वोत्तर भारत में मिलेगा, नागालैंड। नागालैंड के ठीक नीचे आएंगे बच्चे आपको मिलेगा मणिपुर। मणिपुर के नीचे आएंगे बेटा आपको मिलेगा मिजोरम, मिजोरम। मिजोरम के बाद यहाँ इधर आप थोड़ा सा चले आएंगे तो बच्चे मिलेगा आपको त्रिपुरा।
त्रिपुरा के थोड़ा ऊपर चले जाएंगे बेटा तो आपको मिलेगा मेघालय, और मेघालय के ऊपर चले जाएंगे तो बच्चे आपको मिलेगा क्या, असम। क्या मिलेगा आपको, असम। देखिए 7 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान दीजिएगा, असम बेटा पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है, असम पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जो 6 के 6 राज्यों को टच करता है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में 6 के 6 राज्यों को टच करता है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे, जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में फाउंडेशन क्लास में, तो वहाँ जानेंगे। जब आप भारत का मैप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत का, अगर आपके पास कभी एटलस हो तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बेटे असम पड़ेगा। असम जो है ये पूर्वोत्तर भारत के 6 के 6 राज्यों को टच करता है। तो बच्चे इसमें क्या नहीं शामिल है, पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत में शामिल नहीं है। 7 सिस्टर स्टेट में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा बेटा पश्चिम बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है, और त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है, और यह किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। बांग्लादेश यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। आगे के सवाल हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, पढ़ते रहें। क्लास आपको कैसी लगी, कोई कमियां हों वो नीचे आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, हम उनमें सुधार करेंगे। देखिए भाषा थोड़ा देहाती है हमारा, थोड़ा देसी है हम, तो देसी वो मैं कितना भी बनने का प्रयास करूं वो देसीपन हमारा निकल ही आएगा, जाहिर सी बात है वो है, और मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता हूं, ये मेरी खूबसूरती है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो वो निकल ही आएगा मेरा। तो अगर आप भाषा पर बहुत अधिक गौर मत दीजिएगा, क्योंकि हम यूपी से हैं हम लोग, और हमारी भाषा थोड़ा देहाती है और वो देसी भाषा अपने अंदर है जिसे मैं त्यागना नहीं चाहता हूँ, ठीक। कंटेंट में, पढ़ाने में अगर आपको कोई कमी लगी हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, अपना सुझाव दें। आपका सुझाव सर्वोपरि, और आप अपना प्यार हम पर लुटाएं। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बस आप इतना काम कर दीजिए कि आप अपने हिस्से का प्यार हमें भी दे दीजिए, और जीडी तक आपके एग्ज़ाम को, अगर हम आपके एग्ज़ाम को सफल बना पाएँ, आपके एग्ज़ाम में सहयोग मिलेगा, तो आप गुरुदक्षिणा के रूप में बस इतना दे दीजिएगा। आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें।